प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। HR सर यूट्यूब चैनल आप लोगों का फिर से स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। हम हमेशा से ही आप लोगों के लिए एक अच्छी क्लास लाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में एक और क्लास आप लोगों के लिए है और उस क्लास का टॉपिक है आज का महाजनपद काल। कौन सा काल पढ़ेंगे अपन? महाजनपद काल के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से काल के बारे में चर्चा करेंगे? महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल उस काल को कहते हैं जिसमें महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, किनका उदय हुआ था? महाजनपदों का उदय हुआ। किसके बाद? पहले देखो, इतिहास के क्रम में अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आप क्या पढ़ रहे हो? वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हो। और वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आते हैं। तो महाजनपद काल जो है वह जैन व बौद्ध धर्म के समकक्ष, अपन यूँ कहेंगे कि इन जैन व बौद्ध धर्म जो हैं उनका भी उदय इस काल में हुआ। जैन व बौद्ध धर्म का उदय भी किस काल में होता है? महाजनपद काल में होता है। और इसके आंकिक मान की अपन बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है उसको महाजनपद काल कहते हैं। क्या लिखेंगे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है उसको महाजनपद काल कहते हैं। अब सभी संभावित प्रश्न चर्चा करेंगे कि पहली बात तो ये कि वास्तव में इस महाजनपद काल के बारे में अपने को सर्वप्रथम कहाँ से मालूम पड़ा। महाजनपद काल जो है उसका अपने को इसका स्रोत क्या है कि अपने को कैसे हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? तो दो जैन व बौद्ध ग्रंथ है ना, उन्हीं से अपने को महाजनपद कालों के बारे में, महाजनपदों के बारे में सूचना मिलती है। ठीक है, कौन कौन से? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के में। बौद्ध ग्रंथ व जैन ग्रंथ जो है वो हमें महाजनपदों के बारे में सूचना देते हैं। कौन से ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। कौन से ग्रंथ अपने को महाजनपद पदों के बारे में सूचना देते हैं? जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में दो महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। एक तो कौन सा? अंगुत्तर निकाय, ये सबसे विश्वसनीय अंगुत्तर निकाय। आपको पता है यह अंगुत्तर निकाय जो है यह सुत्त पिटक जो प्रथम पिटक है, इसके निकाय है 5 निकाय। तो सुत्त पिटक का है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय और दूसरा बौद्ध ग्रंथ है कौन सा है? महाभाष्य। पहला तो अंगुत्तर निकाय और दूसरा है महावस्तु है। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। देखिए, और जैन ग्रंथ जो है वह कौन सा है? भगवती सूत्र। ये प्रथम संभावना आप लोगों के एग्जाम्स में प्रश्न बनने की कि महाजनपद काल जो है उसका उनके बारे में अपने को सूचना कहाँ से मिलती है, या महाजनपदों के मुख्य स्रोत कौन कौन से माने जाते हैं। तो ये दो मुख्य स्रोत है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु और भगवती सूत्र। ठीक है, इन तीनों में 16 महाजनपदों के बारे में बता रखा है। कितने महाजनपदों के बारे में? 16 महाजनपदों के बारे में। पहले जनपद थे और जनपद के बाद क्या बने? महाजनपद बने। ठीक है, तो इस प्रकार 16 महाजनपदों के बारे में हमें सूचना कहाँ से मिलती है? हमें इन ग्रंथों से सूचना मिलती है। कौन कौन सा? अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र। पहला प्रश्न यहाँ से आप लोगों के लिए बन गया है क्या कि महाजनपदों का उदय, महाजनपद किस काल से संबंधित है? तो आप बताएंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। दूसरी बात, महाजनपदों के बारे में हमें सूचना मिलती है। ठीक है, पहला तो अंगुत्तर निकाय ऑप्शन, नंबर 2 महावस्तु और नंबर 3 भगवती सूत्र। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? डी पे आएगा ऑप्शन में उपरोक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है वह आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, महावस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवती सूत्र जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। यह भी आप लोग ध्यान में रखें क्योंकि तुलनात्मक रूप से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब मैं बात से चर्चा करूंगा महाजनपद जो हैं उनकी क्या खास बात है, उनकी क्या विशेषता है। महाजनपद की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या विशेषताएं हैं? देखिए,
सॉरी महाजनपदों की विशेषताएं अपन देखेंगे, क्या खास बात है महाजनपदों की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। 16 महाजनपद हैं, पिछली क्लास में मैं बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी इनकी विशेषताएं अपन और देखेंगे। महाजनपदों की क्या विशेषता है? नंबर फर्स्ट तो ये विशेषता है कि इस काल में द्वितीय नगरीय सभ्यता का ध्यान में रखना प्रश्न बन सकता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी बात महाजनपद से संबंधित नहीं है, या कौन महाजनपदों के बारे में कौन सा कथन गलत है। प्रश्न इस प्रकार से बनता है। तो इस काल में नंबर पहली बात क्या है? द्वितीय नगरीय जो क्रांति है का बीजारोपण हुआ। इस काल में पहली बात क्या हुई? द्वितीय नगरीय क्रांति, नगर विकसित होने लगे। द्वितीय नगरीय क्रांति का बीजारोपण हुआ। पहली लाइन आप ध्यान में रखेंगे। पहली बात क्या है कि इस काल में द्वितीय नगरीय क्रांति का बीजारोपण होता है। तो आप लोग दिमाग में कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार सर द्वितीय नगरीय क्रांति के बारे में क्यों बता रहे हैं? द्वितीय नगरीय क्रांति का बीजारोपण हुआ तो प्रथम नगरों की स्थापना, प्रथम नगरीय क्रांति कब हुई? तो आपको पता है प्रथम जो हड़प्पा सभ्यता जो है वह प्रथम नगरीय क्रांति का उदाहरण है। तो आप क्या बताएंगे? प्रथम तो कहाँ हो गई थी भाई? प्रथम तो हो गई थी हड़प्पा सभ्यता में। तो पहली लाइन आप लोगों को मालूम पड़ गई होगी। अब दूसरी बात क्या है? इसमें जो वैदिक सभ्यता जो थी उसका पराभव हुआ। उसमें क्या है? उसका वह थोड़ी सी पतन की ओर जा रही थी। इस काल के दौरान वैदिक कालीन यज्ञ प्रधान धर्म एवं कर्मकांडीय जो व्यवस्था थी, कर्मकांडीय जो परंपरा थी, उसका क्या हुआ? पराभव हुआ। ठीक है, तो मतलब क्या हो गई? दूसरी खास बात क्या है? वैदिक सभ्यता, वैदिक कालीन की क्या खास बात थी? यज्ञ प्रधान कर्मकांड प्रधान जो सभ्यता जो थी, यज्ञ प्रधान है, कर्मकांड प्रधान है, धर्म प्रधान जो सभ्यता थी या परंपरा थी का पराभव हुआ। यज्ञ प्रधान, कर्मकांड प्रधान और धर्म प्रधान परंपरा का पराभव हुआ। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, परंपरा का पराभव हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विशेषताएं क्या क्या है? इस काल में द्वितीय नगरीय क्रांति का बीजारोपण हुआ। वैदिक कालीन यज्ञ प्रधान, कर्मकांड प्रधान, धर्म प्रधान परंपरा का पराभव हुआ, यानी कि थोड़ा वह पतन की ओर जाने लग गई थी। और खास बात यह है इस महाजनपदों की कि लोहे का अत्यधिक प्रयोग इस काल में होने लग गया था। इसका मुख्य कारण है महाजनपदों के उदय का। महाजनपद तो क्या है? छोटे राज्य हैं। महाजनपद क्या है? बड़े राज्य हैं। अपन ये कहेंगे बड़े बड़े नगरों का, बड़े बड़े राज्यों का, बड़े बड़े प्रशासन का यहाँ पर इस काल में उदय होता है। तो मतलब तीसरी बात क्या है? लोहे का अत्यधिक प्रयोग इस काल में हुआ। लोहे का अत्यधिक उत्पादन अपन यूं कहें, लोहे का अत्यधिक उत्पादन या प्रयोग इस काल में हुआ। और लोहे के उत्पादन से क्या खास बात आई हुई? लोहे का अगर उत्पादन होता है तो लोहा मशीनों का फॉर्मेशन करता है, लोहा नवीन कृषि प्रणालियां उत्पन्न करता है, लोहा कई नई प्रकार के औजार बनाता है। तो लोहे से क्या हो गया? नवीन कृषि पद्धतियों का विकास हुआ और नवीन कृषि पद्धतियों से बड़ी बड़ी बस्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब नवीन कृषि प्रणालियां हुई, नवीन कृषि पद्धतियों का निर्माण हुआ। नवीन कृषि पद्धतियों का निर्माण, एक बात तो ये नवीन कृषि पद्धतियों का निर्माण हुआ। और दूसरी बात क्या? नवीन कृषि पद्धतियों से बड़ी बड़ी बस्तियों का निर्माण हुआ। ये सारी बात ये काम की बातें हैं। आप ये मत समझना कि क्या अपन प्रश्न उत्तर विधि रीड कर लें, नहीं। प्रश्न उत्तर विधि जहां पर पढ़ानी होती है वहां पर मैं प्रश्न उत्तर विधि भी पढ़ाता हूं, लेकिन यहाँ महाजन पदों से यह भी संभावना है कि इनकी मुख्य विशेषताओं से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएं।
ठीक है, तो ये पूछे भी जाते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे लोहे का अत्यधिक उत्पादन यहाँ पर हुआ या अत्यधिक प्रयोग लोहा इसमें इस काल में काम में आने लगा। लोहे के प्रयोग से नवीन कृषि प्रणालियों ने जन्म लिया, नवीन कृषि प्रणालियों से कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और जो बड़ी बड़ी बस्तियों का, बड़े बड़े नगरों का इस काल में फॉर्मेशन हुआ, उदय हुआ। इसलिए अपन इसको कहते हैं द्वितीय नगरीय क्रांति। इसको अपन क्या कहते हैं? द्वितीय नगरीय क्रांति का बीजारोपण जो है वो महाजनपद काल में हो जाता है। और छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर, छोटे छोटे जनों के स्थान पर, जनपदों के स्थान पर महाजनपदों का उदय हुआ। ये खास बात आप लोग जानते ही हैं। छोटे छोटे जनपदों मतलब छोटे छोटे राज्यों या जनपदों के स्थान पर, छोटे छोटे राज्यों या अपन यूं कहें जनपदों के स्थान पर छोटे छोटे राज्यों या जनपदों के स्थान पर बड़े राज्यों का, बड़े बड़े राज्यों या महाजनपदों का उदय हुआ। बड़े बड़े राज्यों या महाजनपदों का उदय हुआ। तो यह महाजनपद काल ही तो है, महाजनपदों का उदय हुआ। खास बात है, कभी भी कुछ भी एग्जाम्स में ये प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब छोटे छोटे राज्यों को आप कबीलाई राज्य भी कह सकते हैं। कबीलाई राज्यों के स्थान पर कबीले, छोटे छोटे कबीले थे, कुटुंब कबीले, ठीक है, छोटे छोटे कबीलों के स्थान पर बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। यह खास बात है, कबीलों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों का। भाषा शैली चेंज कर दे तो क्या आप लिख सकते हैं? कबीलों के स्थान पर, छोटे छोटे कबीलों के स्थान पर किनका निर्माण हुआ भाई? क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। कबीलों के स्थान पर किनका निर्माण हुआ? क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। ये भी महाजनपदों की खास बात है। पहली बात क्या रीड किया आप लोगों ने कि द्वितीय नगर क्रांति का बीजारोपण हुआ। द्वितीय नगर क्रांति का बीजारोपण हुआ। वैदिक सभ्यता जो थी उसमें क्या हुआ? वैदिक सभ्यता, वैदिक कालीन यज्ञ प्रधान, कर्मकांड प्रधान जो है उसका पराभव हुआ, उनका थोड़ा पतन हुआ। और लोहे के अत्यधिक उत्पादन से नवीन कृषि पद्धतियों या बड़ी बड़ी बस्तियों का निर्माण हुआ। नवीन कृषि पद्धतियों का निर्माण हुआ, नई कृषि पद्धतियां काम में ली जाने लगी, बड़ी बड़ी बस्तियां बनने लगी, छोटे छोटे राज्य जनपदों के स्थान पर बड़े बड़े राज्य बनने लगे। या पर यूं कहें कबीलों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। और इसी काल में जैन व बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। जैन व बौद्ध धर्म जो है वह इसी काल में उनका उदय होता है। जैन व बौद्ध धर्म का किस काल में? महाजनपद काल में। इसलिए महाजनपद जो हैं इसी काल में किसका निर्माण होता है? बड़े बड़े जो हिंदू धर्म से या वैदिक सभ्यता से दो धर्मों का उदय होता है इसमें, एक तो बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। बौद्ध धर्म व जैन धर्म भी किस काल में, इनका भी किस काल में उदय होता है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन व बौद्ध धर्मों का निर्माण होता है। तो खास बात है कि अब महाजनपदों की, महाजनपदों में के समय जो मुद्राएं थी उनको आहत मुद्राएं कहते हैं। महाजनपदों के मुद्राएं को क्या कहते हैं? मुद्राओं को कौन सी मुद्राएं कहते हैं? आहत मुद्राएं कहते हैं। आहत मुद्राएं कौन सी मुद्राएं कहेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। महाजनपदों से संबंधित मुद्राएं कहलाती हैं, आहत मुद्राएं कहलाती हैं। अभी सो मत जाना, अभी तो पढ़ना है आप लोगों को। आहत मुद्राएं कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत मुद्राएं कहते हैं। इनके किस महाजनपदों से संबंधित मुद्राओं को क्या कहते हैं? आहत मुद्राएं कहते हैं। और मैं यह बताऊं कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? टोटल 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद है भाई। अंगुत्तर निकाय में, महावस्तु में और भगवती सूत्र में, जिसमें अंगुत्तर निकाय और महावस्तु जो है वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है। उनमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। और 16 महाजनपदों में से ये बता रखा है कि 14 महाजनपद हैं। हालांकि 6वीं 7वीं की बुक में महाजनपद 14 महाजनपद, तो यहाँ पर तो राजतंत्र व्यवस्था थी, राजतंत्र व्यवस्था थी। और 2 महाजनपद ऐसे हैं जहां पर प्रारंभ से ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी।
ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 7वीं 8वीं की बुक में 3 महाजनपद ऐसे बता रखे जहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो ये दोनों महाजनपद कौन से जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी कौन से थे, आप लोगों को पता है, सिंपल सबसे सब जानते हैं कि नंबर 1 तो वैशाली, वैशाली और कुशीनगर का मल, वैशाली और मल गणराज्य जो है, वैशाली गणराज्य और मल गणराज्य जो थे वहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वैशाली महाजनपद और मल महाजनपद जो थे वहां पर कौन सी व्यवस्था थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। आप ध्यान में रखेंगे, ये कुशीनारा का मल है और वैशाली है। वैशाली का कौन सा संघ प्रसिद्ध है, वज्जी संघ प्रसिद्ध है, वज्जी संघ, वैशाली का वज्जी संघ वैशाली। यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। और मल, कुशीनारा के मल, ऐसा भी अपन उच्चारित करते हैं, कुशीनारा के मल, ठीक है। तो वज्जी संघ और कुशीनारा भी आ जाए तो यहाँ पर क्या होगी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अब मैं बता दूं कि जो भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद बताए, नाम उनके अलग हैं, लेकिन कुछ और जो क्या है, बौद्ध धर्म 2 बताए आप लोगों को, एक तो महावस्तु और दूसरा अंगुत्तर निकाय। महावस्तु और अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपद बताए हैं। थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में जो 16 महाजनपद बताए हैं, देखिए अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद हैं अंगुत्तर निकाय में, लेकिन अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में डिफरेंस क्या है। अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद बताए हैं उनमें से, और महावस्तु में जो 16 निकाय बताए हैं, महावस्तु में जो 16 महाजनपद बताए हैं उनमें 14 तो सेम है, दोनों में क्या है, 14 तो सेम महाजनपद हैं, लेकिन 2 महाजनपदों के नाम अलग हैं। कौन से हैं, किसमें, महावस्तु में 2 महाजनपद अलग हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 कि इसमें गांधार के स्थान पर शिवी, गांधार देखो मैं बता दूं, इसमें पहले इस हिसाब से रीड करेंगे। महावस्तु में एक तो शिवी है, शिवी महाजनपद है, शिवी महाजनपद, ठीक है। शिवी महाजनपद के बारे में बता रखा है किसमें, महावस्तु में। और दूसरा इसमें बता रखा है दर्शान, कौन सा, दर्शान महाजनपद, दर्शान महाजनपद है। बाकी के नाम समान है किसके, अंगुत्तर निकाय में जो महाजनपद है उनके समान है, बल्कि 2 ही डिफरेंट है, एक तो शिवी महाजनपद और दूसरा दर्शान महाजनपद। भाई शिवी महाजनपद जो है वो किसके स्थान पर है, 14 तो समान है ही, लेकिन 2 भिन्न है, ये किनसे भिन्न है, 14 कौन से समान है भाई, असमान कौन से हैं। तो ये देखिए कौन से अंगुत्तर निकाय के कौन से ऐसे 2 महाजनपद हैं जिनका उल्लेख महावस्तु में नहीं किया गया है। तो आप देखेंगे शिवी तो है गांधार बता रखा है इसमें, और इसमें गांधार के स्थान पर शिवी बता रखा है। गांधार किसमें है, अंगुत्तर निकाय में, और गांधार के स्थान पर महावस्तु में क्या है, शिवी है। और दूसरा कौन सा है, दर्शान, और दर्शान किसके स्थान पर है, कंबोज के स्थान पर है, कंबोज के स्थान पर क्या है, दर्शान है। मतलब गांधार व कंबोज का उल्लेख किसमें नहीं है, महावस्तु में नहीं है। यह आप ध्यान में रखेंगे कि अंगुत्तर निकाय में निम्नलिखित में से कौन से 2 महाजनपदों के बारे में नहीं बताया गया है। तो प्रश्न ये आ जाएगा, शिवी व दर्शान के बारे में नहीं बताया गया है। कब प्रश्न बने, जब अंगुत्तर निकाय को लेकर के आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए, क्या कि अंगुत्तर निकाय में निम्नलिखित में से किन 2 महाजनपदों का उल्लेख नहीं है। तो कौन से 2 महाजनपद नहीं है, शिवी व दर्शान, ये ठीक है। और महावस्तु में कौन से 2 निम्नलिखित में से कौन से 2 महाजनपदों का उल्लेख नहीं है, तो क्या बताएंगे, गांधार व कंबोज। किसमें नहीं है इनका उल्लेख, महावस्तु में नहीं है, क्योंकि महावस्तु में अंगुत्तर निकाय के गांधार व कंबोज के स्थान पर कौन कौन से हैं, शिवी व दर्शान। मतलब अंगुत्तर निकाय में 2 कौन कौन से हैं, एक तो
गांधार व कंबोज, गांधा प्लस कंबोज, ये दोनों हैं इसमें। और महावस्तु में 14 सेम है महावस्तु, और 2 नए कौन से इनके स्थान पर, शिवी, गांधार के स्थान पर शिवी है और कंबोज के स्थान पर दर्शान, ये 2 नए हैं। ठीक है, बाकी के 14 जो महाजनपद हैं वो क्या हैं, सेम हैं। यह आप ध्यान में रखेंगे। 14 जो हैं महाजनपदों की पद समान है, किसके समान, अंगुत्तर निकाय के समान। और 2 महावस्तु में 2 ही डिफरेंट है, शिवी व दर्शान। तो ये महाजनपदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब कौन से महाजनपद की क्या खास बात है, 16 महाजनपदों की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।